आजकल बहुत दूर तक चले गए। अब होना तो ये चाहिए कि किसी दिन मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी को ये कोशिश करनी चाहिए कि शमशाद साहब और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब और जनरल जावेद हसन साहब और डॉक्टर जुनेद साहब और जावेद जब्बार साहब, इन सबको अलग अलग बनाया जाए और इसकी तफसीली गुफ्तगू से 2-3 घंटे की हो, इन्हीं से सवाल जवाब हो, ताकि जो उनका नुक्ता नज़र है उसको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए और उस पर गुफ्तगू हो जाए। अब बात कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, बहुत सी बातें हुई हैं और कायदे आज़म ने जो उर्दू ज़ुबान के बारे में बात की उसका भी बड़ा जिक्र हुआ है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें तारीख को समझने के लिए तारीख में जाना चाहिए और उस वक्त का जो माहौल है और हालात हैं उनको पेश नज़र रखकर और सियाक और सबाक के साथ किसी बात को समझना चाहिए। कायदे आज़म ने जब उर्दू की बात की कि उर्दू सरकारी ज़ुबान होगी, कौमी ज़ुबान होगी, उससे पहले पाकिस्तान की जो मजलिस दस्तूर साज है ये करारदाद मंजूर कर चुकी थी और ये फैसला कर चुकी थी कि अंग्रेजी के साथ उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान। और उर्दू जो है, उर्दू किसी एक खास खित्ते की ज़ुबान नहीं थी जो पाकिस्तान में थी, मुसलमानों के दरमियान राब्ते की ज़ुबान थी, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के दरमियान बड़े हिस्से के दरमियान वो राब्ते की ज़ुबान थी। और जब ये अबूरी हुकूमत कायम हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको लीड कर रहे थे और लियाकत अली खान जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त जो हमारी मजलिस कानून साज है ऑल इंडिया, उसने जुबान का मसला जो था उसको कहा कि हिंदुस्तानी, यानी उसका हिंदुस्तानी की बात की गई कि उर्दू जो है या हिंदुस्तानी जो है जो 2 रस्मुल ख़त में लिखी जाएगी वो ज़ुबान होगी सरकारी, एक संस्कृत में देवनागरी में और एक पर्शियन स्क्रिप्ट में। यानी उस वक्त ये ख्याल था कि हिंदुस्तानी जो है जब इसे आप पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो ये उर्दू हो जाती है और जब देवनागरी में लिखेंगे तो ये हिंदी हो जाती है। फिर जब पाकिस्तान बनने का फैसला हुआ उसके बाद लोकसभा में फिर ये मसला जो है देने का है और उर्दू और हिंदी के बराबर बराबर वोट थे वहां, स्पीकर के कास्टिंग वोट की वजह से पर हिंदी को तरजीह दी गई। तो उर्दू जुबान जो है वो कोई पंजाब की जुबान नहीं थी, ना सिंध की जुबान थी, वो एक राब्ते की जुबान थी। और एक वक्त ऐसा था कि जब सेंसस हो रहा था तो मतलब पूरे मुसलमानों ने बर्रे सगीर के अपनी मादरी जुबान के तौर पर उर्दू जुबान लिख ली थी। तो जब मजलिस दस्तूर साज जो थी पाकिस्तान की, उसने ये फैसला किया, उसी फैसले का ऐलान कायदे-ए-आज़म ने भी किया। उसमें ये भी कहा कि मशरकी बंगाल जो है वो अपनी जुबान जो है उसको अपने हदूद में नाफिज कर सकेगा। तो हमें इस पस मंजर को समझना चाहिए जिसपे ये बात की गई। लेकिन एनी हो, उस वक्त ये एक सियासी मामला बन गया और ये मामला आगे चला, इसके मनफी असरात भी हुए, लेकिन
हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ही की दस्तूर साज असेंबली ने फिर ये तय कर लिया कि 2 जुबानें होंगी, उर्दू और बंगाली। जो 54 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मुसवदा मंजूर हुआ, दस्तूर जो हमारा है, जो नाफिज नहीं हो सका, उसमें ये बात तय कर दी गई थी। तो जो प्रोसेस चल रहा होता है उसमें जो भी सोच के अंदाज होते हैं, जो फैसले होते हैं, उनको आप रिव्यू कर सकते हैं, उनको आप दुरुस्त कर सकते हैं, उनकी आप तस्दीक कर सकते हैं, उनमें आप तब्दील कर सकते हैं। तो जब प्रोसेस चल रहा था उसमें आपने ये फैसला कर लिया कि जुबानें जो है बंगाली भी होगी, उर्दू भी होगी, ये मसला सेटल हो गया। असल में जो हमारा देखिए उम्मुल अमराज जो है, जो उम्मुल खबाइस पे है, आप इस बात को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बुनियादी बात है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, फैसला साजी का हक किसको है। जब पाकिस्तान कायम हुआ, ये जाहिर है वोट की बुनियाद पर कायम हुआ, मुसलमानों की राय से कायम हुआ, और कांग्रेस ने इसे इत्तफाक किया तो कायम हुआ, एग्रीमेंट के तहत कायम हुआ। तो अब ये था कि ये जो फैसला करना का हक है वो किसको हासिल है। मसाइल तो थे, एक खिता था, दरम्यान में फासला था और उसकी मेजॉरिटी थी। अब अब टोटल मेजॉरिटी जो थी, इस बंगाल की आबादी ज्यादा थी, मगर मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी वेस्ट पाकिस्तान की ज्यादा थी। अब आप ये देखें जरा, जब आप एक मुस्लिम नेशनहुड के तस्वुर पर एक रियासत बन रही है, तो मशरकी बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन मिला के मेजॉरिटी थी, मुस्लिम मेजॉरिटी वेस्ट पाकिस्तान में थी। तो ये एक नजरियाती मसाइल थे, उस वक्त का माहौल था, इसकी मुश्किलात थी, ये हमें समझना चाहिए था। तो बहरहाल अब जब पाकिस्तान का जो दस्तूर साजी का मसला दरपेश हुआ कि मामला चलाना कैसे, तो फिर मशरकी बंगाल, जो बंगाल तमाम को मशरकी पाकिस्तान नाम रखा, मशरकी बंगाल और मगरबी सूबे, इन सब ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि हमने कैसे चलाना। 54 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना लिया मोहम्मद अली बोगरा के तौर पर। अब उसमें एक मसला ये दरपेश था कि जब मेजॉरिटी जो थी, अब 4 सूबे यहां थे, एक सूबा मशरकी बंगाल था। अब जब आप 2 हाउसेस की बात करते थे कि जो आपकी लेजिस्लेचर है वो 2 हाउसेस पे होगी, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, एक सेनेट या कौमी असेंबली। तो जब सेनेट का आप कहते थे कि सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और कौमी असेंबली में यानी पॉपुलेशन की बुनियाद पर नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो होता यह था कि जब मशरकी पाकिस्तान जो है वो सेनेट में 1/5 हो जाता था, मशरकी बंगाल, और कौमी असेंबली जो है उसमें उसकी मेजॉरिटी हो जाती थी। अगर जॉइंट हाउस जब दोनों का होता था, उसमें मशरकी पाकिस्तान मेजॉरिटी में चला जाता था। ये भी एक इशू था कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे दी जाए कि सेनेट जो है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए और मशरकी बंगाल जो है उसकी मेजॉरिटी डिस्टर्ब ना हो। अब उस पर गौर व खौज होता रहा
फिर एक बोगरा फार्मूला जो है उसके लिए आया, 54 के कॉन्स्टिट्यूशन ने उस मसले को तय किया। उन्होंने कहा जो लोअर हाउस है वो 300 का होगा, 165 ईस्ट बंगाल, 135 वेस्ट प्रोविंसेस, वेस्टर्न प्रोविंसेस, और सेनेट जो है उसके 50 रुकन होंगे और पांचों सूबों के 10-10 अरकान उसमें होंगे। और जब जॉइंट हाउस होगा तो मिला के पैरिटी हो जाएगी 150-150। तो मशरकी बंगाल की जो मेजॉरिटी है उसको इस तरीके से महफूज किया गया और मगरबी सूबों को बराबर की रिप्रेजेंटेशन भी दे दी गई। तो ये मेरी गुजारिश ये है कि जब प्रोसेस चल रहा होता है आप खुद डिसीजन अपने ले रहे होते हैं, घर का निजाम आप चला रहे होते हैं, घर वाले, फिर मसाइल होते हैं आप उनको हल भी करते हैं, उनसे निपटते भी हैं। अब जब आपने 54 की जो आपने वो दस्तूर नाफिज नहीं हो सका, असेंबली तोड़ दी गई और फिर एक नई असेंबली, उसके बाद बहुत असेंबली तोड़ी गई, एक बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन फिर जब नई असेंबली वजूद में आई तो उन्होंने ये तय किया कि भाई अगर फिर वहां 1 यूनिट का तस्वर आया कि चारों सूबों को मिला के एक सूबा बना दिया जाए, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान, ताकि मामला तय करना आसान हो जाए। तो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 1 यूनिट बना, उसमें पैरिटी। उन्होंने कहा 2 हाउसेस में, जॉइंट हाउसेस में जो पैरिटी थी, अब क्योंकि 2 सूबे हो गए, अपर हाउस खत्म हो गया, अब उन्होंने कहा पैरिटी दे दी है। तो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन 2 असूलों पे बना, एक 1 यूनिट और एक पैरिटी। और इसमें मशरकी पाकिस्तान के लोग शरीक थे। ये चौधरी मोहम्मद अली ने और मौलवी फजलुल हक ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो वजीर दाखिला थे उस वक्त, और कोलिशन पार्टनर थे मुस्लिम लीग के कृषक सहमत पार्टी के रहनुमा मौलवी चेहरे बगदाद मौलवी फजलुल हक। सोहरावर्दी उस वक्त अपोजिशन में थे, लेकिन सोहरावर्दी जो थे उन्होंने भी उस दस्तूर को तस्लीम किया, उसके तहत तो वजीर आजम बने बात। तो आपने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, उसमें तय हुआ कि ये डिसीजन मेकिंग, जब आप डिसीजन मेकिंग में शरीक हैं, मशरकी बंगाल के लोग भी और वेस्ट पाकिस्तान के लोग भी, तो फिर मसले जो हैं वो हल करेंगे, पैदा होंगे, वो हल करेंगे। एक कंसेंसस से आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मसला वहां पैदा हुआ जब आपने उस कंसेंसस को तोड़ा फौजी ताकत के जरिए से, और अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। डिसीजन मेकिंग जो है फर्द वाहिद के हाथ में आई, उससे एक एहसास महसूस पैदा हुआ। फिर आपने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें ऊपर का पहला फिक्र ये था कि ये फील्ड मार्शल अयूब खान ने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। फिर आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए, उसमें मशरकी पाकिस्तान जो है उसको यह एहसास हुआ कि वो कुछ सबॉर्डिनेट उसकी हैसियत हो गई। वो चला प्रोसेस, और उसके बाद फिर आपने वो दस्तूर भी सबोटाज कर दिया। दस्तूर जब तोड़ा फिर मार्शल लॉ लगे। फिर लोगों ने कहा भाई ये 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल कर दो, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ना करो। अब डिसीजन मेकिंग तो फिर आ चुकी थी फर्द वाहिद के हाथ में।
फौजी लीडरशिप के हाथ में। उन्होंने कहा नहीं, हम नया दस्तूर बनाएंगे, और जो दो बुनियादी असूल थे, वन यूनिट और पैरिटी, उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया। भाई जब आप नया दस्तूर बना रहे हैं तो ये जो दो बुनियादी असूल हैं, जिनको 9 साल की फाउंडिंग फादर्स ने 9 साल की सोच विचार के बाद तय किया था, इनको आप अंडू क्यों कर रहे हैं? आपने उनको अंडू किया, एक आबादी की बुनियाद पर असेंबली बनाई, उसमें सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोविजन रखी, यहां वेस्ट पाकिस्तान को तोड़ दिया, और जब नई असेंबली वजूद में आई, अब वो जो ईस्ट पाकिस्तान का मुतालबा था ऑटोनॉमी का, अब वेस्ट और ईस्ट होता तो दोनों को आप दे देते ऑटोनॉमी। अब 5 सूबे हैं, इनका क्या करें? मेरी गुजारिश ये है, अब आपने इलेक्शन करा के, और बाकी सब कहानियां हैं, इलेक्शन करा के जब उनकी मेजॉरिटी आ गई, पूरा ईस्ट पाकिस्तान एक पार्टी के पीछे खड़ा हो गया, अब आपने कहा हम उसको पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे। जब पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में भी ये मैसेज किया, आपके मुल्क के अंदर भी किया कि आप पावर नहीं देना चाहते, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो थी उसको आपने पावर शेयरिंग जो है उसमें खल्त बल्त कर दी। नतीजा उसका ये हुआ कि वो सानिया हुआ, इंडिया ने उससे फायदा उठाया। अब आप जितनी तफसील में चले जाएं, आप तारीख पढ़ते जाएंगे और रोते जाए, पीटते जाएंगे सर। भाई अगर ये प्रोसेस चल रहा होता, हम ऑटोनॉमी का मसला तय कर लेते, डिसीजन मेकर चलते। ये आप फौजी कार्रवाई कहां से आ गई? आप देखें जो वहां के कमांडर हैं, जो वहां फौज को लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खुदा के लिए पॉलिटिकल सेटलमेंट करें। जितने आप देख लें, वहां के गवर्नर क्या कह रहे हैं, वहां के जनरल क्या कह रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तान पहुंच गए, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। फिर जो यहां लोग बैठे थे, फिर ये सीज फायर, फिर इंडिया आया, उसने अपना फायदा उठाया। सीज फायर होनी चाहिए थी, वो सरेंडर में कैसे बदल गई? ये भी आप देखें, यहां जो बैठे हुए लोग थे इस्लामाबाद में, उनके पास डिसीजन मेकिंग की सलाहियत नहीं रही थी, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे थे, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये कि सीज फायर सरेंडर में तब्दील हो गई। और उसके बाद जब बांग्लादेश बन गया, फिर हम वहां तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद भी वहां जाते रहे, उनसे मिलते रहे। एक सेंटीमेंट जो था, एक उसका वहां भी उनको धचका लगा हुआ था। मुजीबुर रहमान का तख्ता उन्होंने उल्टा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बड़े क्लोज रिलेशनशिप हो गई कायम। वहां के अफसर फौजी यहां ट्रेनिंग के लिए आने लगे। जनरल अरशाद को जनरल ज़ियाउल गए, और मैं भी वहां मौजूद था जब उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, आंखों से आंसू आ गए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते बहाल होने लगे। फिर दूसरा coup आया यासीन माजिद का, जिसके बाद फिर आगे तबाही हुई थी। तो मेरी गुजारिश यह है, अगर आप बुनियादी चीज पे चले जाएं, डिसीजन मेकिंग, अभी यहां बात हो रही थी ना, एक हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आ गई, सब कुछ दुरुस्त है, मगर किसने फैसला हुआ कहां? कौमी असेंबली में हुआ। डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग कौमी असेंबली में होनी चाहिए। तो आपने जब डिसीजन मेकिंग के अदारे तोड़े,
टेक ओवर किए फौजी लीडरशिप ने, और फिर कंसेंसस जो था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का, उसको तोड़ा। आप उस खाई में गिर गए जिसका आपको अंदाजा नहीं था कि आप इसमें गिरने वाले हैं। बाकी तो फिर ये हमारी फौज कितनी थी, हमारे ऊपर इल्जामात क्या लगे, क्या प्रोपेगेंडा हुआ, उसके बाद तो फिर हमने उसके बाद क्या किया, हम उन सवालों के, वो डेड रेकनिंग जो है, मीला बॉस ने लिखी, हमारे जुनेद साहब ने बहुत कुछ लिखा, दूसरे लोगों ने, ओ भाई हम तो उन चीजों में फिर अपना दिफा ही नहीं कर पा रहे, हम तो अपना नुक्ता नजर ही कौन लोगों को बता नहीं पा रहे, बहैसियत कौन के, जो कुछ फिर इल्जाम लगे, फिर कोई फेलो कहते सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलो हैज नन। जब नाकामी हो गई तो जो भी चाहे फिर आपके ऊपर इल्जाम लगा दे, जो झूठ बोल दे। सवाल तो यह 35,000 फौज थी या 30,000 थी, तो भाई फिर आपने ये एक्शन क्यों लिया मिलिट्री? बैठते लोग तय कर लेते, अगर रद्दी होनी थी निगोशिएटेड होती। अलमिया ये है, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जब तोड़ेंगे, जब डिसीजन मेकिंग के अदारे जो है वो तोड़ेंगे, फिर क्योस पैदा होगा। इसलिए बुनियादी सबक यही है। हमने एक सबक सीखा मशरकी पाकिस्तान से, हमने कहा अब हमें अपनी ताकत होना चाहिए, हम अपनी ताकत बन गए। अनबिलीवेबल, कोई समझ ही नहीं सकता था कि हम बन सकते हैं। कोई यकीन कर सकता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, इतने रिसोर्सेज उसके वो अपनी ताकत बन सकता है? लेकिन पाकिस्तान ने डिसाइड किया ना, उनके हमें फौजी तौर पर नाकाबिल तस्खीर होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी ताकत बन गई, ये अपने एक सबक सीखा उससे, लेकिन दूसरा सबक नहीं सीखा कि डिसीजन मेकिंग के जो अदारे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और फिर ये है कि जो लोग इस मुल्क के हैं, हमारे अहले सियासत, उनको ये सबक भी कि एक दूसरे को जिंदा रहने का हक देना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। ये सबक को सीखने को तैयार नहीं है। और बुनियादी बात यही है कि जब तक हम ये बात नहीं सीखेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे को जिंदा रहने का हक देना है, हम आगे नहीं बढ़ सकते।